नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 5 जून से एग्जाम होनी है। अब उसके लिए मैथ के लिए देखिए, मैथ के लिए अब टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज पढ़े। तो प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट डिस्कशन का फायदा ये होगा कि आपका रिवीजन भी होगा, टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला सवाल देखते हैं। अब यहाँ प्रैक्टिस सेट में जो मैक्सिमम सवाल लिए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ हर एक चैप्टर का रिवीजन भी आपका होगा। देखिए पहला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 184 है। एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/7वें भाग से 8 अधिक है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ 8 अधिक, जैसे ही आप अधिक या कम देखें, आप समझ जाइए कि वो क्या दिया हुआ, अंतर दिया हुआ। अधिक या कम जैसे ही आपको दिखा तो समझ जाइए अंतर। तो दो संख्याओं का योगफल हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या क्या है, x है। छोटी संख्या को हम x मान लिए और जो बड़ी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या के 1/7वें भाग से 8 अधिक है। दो संख्याओं का योगफल 184 है। अगर योगफल 184 है दो संख्याओं का, तो अगर एक संख्या को आप x मान ले तो दूसरी संख्या क्या होगी, 184 माइनस एक्स। कुल मिला के 184 है, पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 184 माइनस एक्स। तो एक संख्या का 1/3, तो x का 1/3, 1/3 का मतलब बटा 3। दूसरी संख्या के 1/7 भाग, तो दूसरी संख्या के 1/7, दूसरी संख्या 184 है। 184 माइनस एक्स के 1/7 भाग यानी 7वां भाग, 7 से भाग कर दीजिए। 8 अधिक है, 8 अधिक या कम लिखा रहता है, इसका मतलब दोनों का अंतर दिया हुआ, तो दोनों का अंतर 8 है। अब यहाँ से अगर कैलकुलेट कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना आ गया, 21, 3 7 21, 7x माइनस 7 21, 3 से गुना होगा 184 माइनस एक्स में, और बराबर इधर कितना 8। तो ये कीजिएगा 7x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7x प्लस 3x, तो टोटल यहाँ हो गया 10x माइनस 184 गुना 3, यहाँ कीजिएगा 4 तिया 12, तो 10x बराबर बेसिकली होगा क्या, 21 इधर आ गया तो 21 गुना हो जाएगा 8 के साथ, तो 21 गुना 8, और माइनस 184 गुना 3 है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25 और 3 2 5, 552। तो यहाँ से 21 8 है 168, 168 प्लस 552 अगर आप कीजिएगा तो ये हो गया आपका 8 2 10, 7 6 5 11 1 12, 5 1 6 1 7, 720। तो 10x का वैल्यू 720, तो x बराबर कितना आएगा, 720/10, और यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया 72। आपको पूछा गया छोटी संख्या, छोटी संख्या को हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 72, x का वैल्यू आ गया 72। जहां कहीं भी अधिक या कम लिखा रहे समझ जाइए क्या दिया हुआ, अंतर दिया हुआ। तो अंतर हम दोनों का ले लिए और उसका 8 कर दिए, फिर वहां से कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करके आंसर क्या आ जाएगा, 72। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, यदि एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात करें। एक संख्या का 3/5, संख्या नहीं पता है, मान लीजिए x का 3/5 का मतलब गुना 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 कितना है, 42 है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 3 दूना 6, 6 7 42, 5 तिया 15, 7 105, x बराबर कितना आ गया, 105। 5 तिया 15, ये 15 इधर आ गया तो ऊपर गुना चला जाएगा, तो 7 बचा, 7 गुना 15 कितना हो गया, 105। यानी संख्या हमें मिल गया 105। अब बोला उस संख्या का 1/3, तो 105 का अगर 1/3 1/3 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 3 तिया 9। अच्छा इसको इधर ही लिखते हैं। 105 का अगर 1/3 निकाले, 105 का 1/3, तो 3 तिया 9, 3 5 15,
तो संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 आपका ऑप्शन नंबर 4 में। अगला सवाल देखिए, जब एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 या 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक में एक शेष आता है। ऐसी संख्याओं में न्यूनतम संख्या कौन सी है? न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको हम 5, 6, 7 या 9 से भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में शेष 1 प्राप्त हो। तो देखिए, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी और भाग देना है किससे? 5, 6, 7 और 9 से। 5 से भी विभाजित होना चाहिए, 6 से भी, 7 से भी और 9 से भी, और छोटी से छोटी संख्या हो तो तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये जितना संख्या दिया हुआ है इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो अगर आप 5, 6, 7 और 9 का एलसीएम ले लें, 5, 6, 7 और 9, एलसीएम क्या होगा? 9 7 63, यानी 630 हो जाएगा। एलसीएम 630 आ गया। अब ये जो एलसीएम आया 630, ये एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि ये जो 630 है ये सबसे छोटी संख्या है जो 5 से भी विभाजित होगी, 6 से भी होगी, 7 से भी होगी और 9 से भी होगी। लेकिन हमें बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए। एक शेष कब बचेगा? जब आप 630 में एक जोड़ दे, 630 में एक जोड़ दे तो 631 आएगा। अब 631 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो 630 तक तो कटेगा, शेष कितना बचेगा? 1। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 631। जब भी आपको न्यूनतम संख्या पूछी जाए कि बताइए इतना से 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने वाले न्यूनतम जैसे आप देखते हैं तो दिमाग में तुरंत चलना चाहिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए और जितना शेष आपको बोला गया उतना जोड़ दीजिए। अगर एक शेष बोला गया 1 जोड़ दीजिए, 2 शेष बोला जाता 2 जोड़ दीजिए। तो सवाल में हमें बोला गया है एक शेष आना चाहिए, तो एलसीएम में 1 जोड़ दीजिए। आंसर क्या होगा? 631। अगला सवाल देखिए, यदि इतना दिया हुआ है और इसका वैल्यू, अच्छा यहाँ वाट का सीन है, बराबर 6 है तो खाली स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ x है, ठीक है। हमारे पास है √31 प्लस √22 प्लस √5 प्लस √x बराबर 6। हम क्या कर रहे हैं कि रूट हमें कैंसिल करना है, तो रूट कैंसिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिएगा, तो स्क्वायर अगर कीजिएगा दोनों तरफ तो स्क्वायर से, चलिए एक बार करके देखते हैं। रूट में कितना है? 31 प्लस √22 प्लस √5 प्लस √x। यहां से अगर स्क्वायर हम करें तो इधर भी स्क्वायर होगा। अब इस स्क्वायर से ये ऊपर वाला रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ तो बचा कितना? 31। और इस 31 को अगर हम इधर लेके चले आए तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा √22 प्लस √5 प्लस √x। और यहाँ क्या हो गया? 6 का स्क्वायर 36, 36 में 31 इधर आ गया तो -31 हो जाएगा। अब फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे, फिर अगर स्क्वायर कर दे, फिर स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर का 22 के ऊपर में जो स्क्वायर है वो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। और इधर 36 में से 31 घटाइएगा तो ये कितना बचा? 5। तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 25। इस 22 को उधर ले जाइएगा तो यहाँ होगा √5 प्लस √x और इधर कितना होगा? 25 माइनस 22। फिर यहाँ स्क्वायर हम कर देते हैं, फिर स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और इधर बचा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि √x बराबर बचेगा 9 माइनस ये 5 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो √x का वैल्यू आ जाएगा लास्ट में 4। और √x का वैल्यू 4 आ गया तो x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो x बराबर क्या होगा? रूट अगर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो किस में बदल जाता है? स्क्वायर में। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो आपका आंसर हो जाएगा 16। यहाँ हम स्क्वायर करते गए हैं हर एक बार और कैंसिल होता गया। देखिए स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ केवल 31 बचेगा। 31 स्क्वायर अगर कीजिएगा तो रूट कैंसिल होगा। ऊपर वाला रूट अगर कैंसिल हो गया तो 31 रूट के बाहर हो गया, तो यहाँ जो हमें बचेगा वो होगा 31 प्लस √22 प्लस √5, ये आएगा। 31 रूट के बाहर है, 31 को अगर इस तरफ ले आए तो 6 का स्क्वायर माइनस 31 कितना हो गया? 5। फिर स्क्वायर कर देंगे,
अब ये वाला सारा पोर्शन बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 22 के ऊपर जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल होगा, और इधर 36 माइनस 31 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 22 अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 22 जो है वो रूट के बाहर निकल गया, 22 को फिर इधर लेकर आइएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25 में से 22 घट जाएगा, 25 में से 22 घटेगा, बचा 3। फिर स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करेंगे तो ये जो 5 के ऊपर का रूट है वो कैंसिल होगा, और इधर स्क्वायर किए तो 3 बचा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इस 5 को इधर लेकर आइएगा तो 9 में से 5 गया 4, तो लास्ट में क्या बचा रूट x बराबर 4, तो x बराबर 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 केजी से बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया गया है, प्रतिस्थापित को अंग्रेजी में रिप्लेस कहते हैं। तो अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब अगर 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति में एक गया तो उसके जगह पे दूसरा आ गया, इसी को प्रतिस्थापित करना बोलते हैं। तो जब प्रतिस्थापित वाली कंडीशन होती है ना, तो हम लोग अगर निकालते हैं कि नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का अगर वजन निकालना है तो देखिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति गया या जो व्यक्ति आया, जो व्यक्ति गया या जो व्यक्ति आया, तो यहाँ 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया गया, यानी 68 केजी वाला एक व्यक्ति था वो चला गया, उसके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आया। तो हम लोग लिखते हैं कि जो व्यक्ति गया है, 68 केजी वाला गया है, उसका वजन आने से अगर वजन बढ़ जाए, औसत में अगर बढ़ोतरी हो जाए, औसत वजन 1.5 केजी बढ़ गया तो यहाँ क्या लिखिएगा प्लस, कितना बढ़ा, औसत में कितना परिवर्तन हुआ है, तो 1.5 केजी का परिवर्तन हुआ है, गुना कुल सदस्य कितने हैं, 10 व्यक्ति में एक गया और एक वापस आ गया, तो टोटल 10 ही होगा। तो यहां से कीजिएगा तो 68 प्लस 15 गुना 10, और 1.5 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा 15, 68 प्लस 15 हो जाएगा 83 केजी। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना होगा, 83 केजी होगा, पहला ऑप्शन। ध्यान रखिएगा प्रतिस्थापित अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति गया उसका वजन प्लस अगर व्यक्ति के जाने से औसत में वृद्धि हो रही है, औसत वजन में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, कितना का वृद्धि हुआ, तो 1.5 केजी का, गुना कुल सदस्य कितने हैं 10, क्योंकि 10 व्यक्ति में एक चला गया तो वापस एक आ भी गया है, तो टोटल व्यक्ति 10। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ गया 83 केजी, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए, एक पिता 2345 रुपए की राशि को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार विभाजित करता है कि सबसे बड़े पुत्र को राशि का 5वां हिस्सा मिलता है और शेष भाग को अन्य 2 पुत्रों में 3:4 में विभाजित करता है, तो तीसरे पुत्र को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए जो पहला पुत्र है ना, कि सबसे बड़े पुत्र को राशि का 5वां हिस्सा मिलता है। राशि का 5वां हिस्सा का मतलब क्या हुआ, 1/5 भाग मिलता है। तो अगर सबसे बड़े पुत्र को 1/5 भाग मिल रहा है और शेष भाग को दोनों बच्चे में बांटा गया है, तो आपको बोला गया है कि तीसरे पुत्र को कितना राशि प्राप्त होगा। तो देखिए अगर बड़े बेटे को 1/5 भाग दे रहा है तो दोनों इधर जो दोनों बेटा बचा है, दूसरा और तीसरा नंबर पे जो है, उसको कितना मिलेगा, उसको 4/5 भाग मिलेगा। किसका, जो राशि है, राशि कितना है 2345, 2345 का अगर 1/5 भाग बड़े बच्चा को दे दिया, बड़े लड़के को दे दिया है, तो दोनों बच्चे को लिए कितना बचेगा। अगर आप 1/5 लिखते हैं, 1/5 का अर्थ क्या हुआ कि अगर टोटल 5 है तो उसमें से 1 दिया, तो 5 में से अगर 1 दे दिया तो बचा कितना 4/5। तो जो दोनों बेटा इसका बचा हुआ है, दूसरा और तीसरा नंबर वाला, उसके लिए कितना धनराशि बचा है, तो जो टोटल राशि था उसका 4/5 भाग बचा है। उसी 4/5 भाग को 2:3 में वितरित किया जाएगा। तो हम 2345 रुपए का 4/5 भाग निकालते हैं। 4/5 काटिएगा, 5 चौके 20, बचा 3, 5 6 के 30, 5 रमा 45, और यहाँ गुना कीजिएगा 9 चौके 36,
6 चौके 24, 3 27, 4 चौके 16, 2 18, यानी 1876 रुपए बचा हुआ है। अब इसी बचे हुए राशि को दोनों पुत्र में, अन्य दो पुत्र में 3:4 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो इसको अगर आप 3:4 के अनुपात में बांट रहे हैं तो बोला गया है कि सबसे छोटे वाले को कितना मिलेगा, 4। अन्य दो पुत्र में मतलब दूसरा नंबर वाले को 3 यूनिट मिला और तीसरा नंबर वाले को 4 यूनिट। 3:4 का यही मतलब हुआ। तो सबसे छोटे बच्चे को मिला है 4 यूनिट। आपको 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। टोटल धनराशि दोनों में कितना बांटा गया, 1876। और अगर यहाँ आप देखें टोटल दोनों में कितना बांटा गया रेशियो में, तो आप बोलिएगा कि सेकेंड नंबर वाले को मिला है 3 यूनिट और थर्ड नंबर वाले को मिला है 4 यूनिट, दोनों मिलाकर है 7 यूनिट। और यहाँ टोटल धनराशि है 1876, तो 7 यूनिट का वैल्यू 1876 दिया हुआ है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आपको करना है, 7 यूनिट का वैल्यू अगर 1876 दिया हुआ है तो जिसका वैल्यू दिया रहता है उससे भाग करते हैं। तो 1876 में आप किससे भाग कर दीजिएगा, 7 से। और निकालना है सबसे छोटे बेटे की राशि। सबसे छोटे बेटे को मिला 4 यूनिट, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। 7 से काटिएगा, 7 दूना 14, बचा 4, 7 छके 42, 5 7 8 56 होगा, 56 है। तो यहाँ 8 बार में कटेगा। अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32, 6 चौके 24, 3 27, 4 दूना 8 2 10, यानी जो सबसे छोटा बेटा होगा उसको कितना मिलेगा, 1072 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़के तथा 1/3 भाग लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए आपको आंसर परसेंटेज में पूछा गया है। जब भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, डाटा अपने हिसाब से जो आपके कैलकुलेशन को सही रखेगा, कैलकुलेशन को आसान रखेगा, वैसा डाटा एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़का और लड़की की संख्या का अगर अनुपात हम लिखे तो लड़की की संख्या से लड़का 2 गुना है। और हमें बोला है कि परीक्षा में 1/6 भाग लड़का और 1/3 भाग लड़की क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया है। तो 1/6 भाग अगर लड़का अनुत्तीर्ण हुआ है तो कुल संख्या जो लड़का का होगा उसका 1/6 भाग निकालना होगा। और लड़कियों का 1/3 भाग अगर फेल हुआ है तो कुल संख्या लड़कियों का जितना होगा उसका 1/3 भाग निकालना होगा। तो हम ऐसा डाटा मानते हैं जो 6 और 3 दोनों से डिवाइडेड हो। हम मान लेते हैं लड़कियां 3 है तो लड़के 6 हो गए। अब देखिए कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। अगर हम इसको 600 मान ले और अगर 300 मान ले, कोई समस्या नहीं है, समस्या 2 गुना ही रहेगा। 600 और 300 इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो 6 का 1/6 कितना हो गया, 100। ये क्या हो रहा, फेल, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहा। तो 6 का 1/6 निकालिएगा तो यहाँ होगा 100। तो लड़का 100 फेल हो गया और लड़की का 1/3 भाग, तो 100, 300 का 1/3 ये कितना होगा, 100। 100 लड़का फेल हो गया, 100 लड़की फेल हो गई। आपको पूछा गया उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उन छात्रों का प्रतिशत मतलब लड़का और लड़की मिला के पास कितने हुए हैं। अब देखिए लड़का भी 100 फेल हो गया तो पास कितने हुए, 500। लड़की फेल हो गई 300 में से 100 तो पास हुई 200। तो टोटल अगर छात्र आप देखें तो 700 पास हुआ है, ये पास छात्र है। और कुल छात्र अगर यहां से देखें तो हम लोग कितना माने हैं, 900। 900 में 700 पास हो गया तो पास परसेंट कितना होगा, पास परसेंट अगर आप निकालिएगा तो क्या होता है, पास यानी 700 बटे कुल छात्र 900 गुना में 100। 2 जीरो कट गया, 9 से भाग दीजिएगा, 9 7 63 बचा 7 जीरो, फिर 9 7 63.77 ऐसे कुछ आते जाएगा तो इतना परसेंट हो जाएगा। तो 77.77, या आप इसको 7-8% भी लिख सकते हैं क्योंकि 7-7 कंटिन्यू चलता रहेगा तो फाइनली उसको हम लोग क्या लिख देंगे, 7-8%। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है, यदि 24 पेन का क्रय मूल्य 18 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य को हम सीपी ही मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी ही मान लेते हैं, एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हैं। देखिए 24 पेन का क्रय मूल्य, तो हम लिखते हैं 24 पेन का जो क्रय मूल्य है 24 सीपी हो गया। एक पेन के क्रय मूल्य को हम मान लिए सीपी, एक सीपी, तो 24 पेन का क्रय मूल्य 24 सीपी हो गया, बराबर 28 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 28 गुना एसपी हो गया। तो यहां से सीपी बाय एसपी अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 18/24। 24 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, 6 से काटिएगा, छतरी 18, 6 चौके 24। यानी अगर कलम का क्रय मूल्य 3 रुपए था तो बेचे कितना में, 4 रुपए में। 3 रुपए के वस्तु को 4 रुपए में बेचे तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 3 गुना में 100, तो 100/3 कितना होगा, 33.33% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखिए, एक घड़ी का एमआरपी 4,750 रुपये तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप देखते होंगे किसी वस्तु को जब आप खरीदते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं, जैसे इस पेन को आप खरीद रहे हैं तो इस पे एमआरपी लिखा रहता है। वस्तु के ऊपर जो मूल्य लिखा होता है ना, उसे ही हम एमआरपी बोले या फिर हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। तो कुल मिला के मार्क प्राइस या अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है घड़ी का 4,750 रुपये और 12% का छूट। छूट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है। और उस घड़ी को आप खरीद के लाए थे 3,850 रुपये में, तो बताइए लाभ कितना होगा। तो घड़ी पे आप 12% का छूट दिए हैं और घड़ी के ऊपर मूल्य कितना अंकित किए हैं, 4,750। तो अगर 4,750 रुपये की घड़ी पे आप 12% का डिस्काउंट दे दिए, 4,750 रुपये के घड़ी पे 12% का अगर आप छूट दे दिए तो घड़ी को बेचे कितने परसेंट में। तो आप बोलिएगा अगर 12% का डिस्काउंट मिला है तो मार्क प्राइस हमेशा 100% होता है। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हमेशा 100%। 100% में 12% आप छोड़ दिए, इसका मतलब 88% ही पैसा लिए हैं। तो वस्तु का या घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जितना मूल्य है उसका 88% में आप बेच दिए, तो 88/100। 0 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 44 और 2 से काटिएगा 5, 5 से इसको काट दे तो 5 9 45, 3 5 7 35, 97 हो गया। अब 97 × 44 करना है, तो ये हो गया आपका 7 चौके 28, 9 चौके 36, 2 38 और ये हो गया 388। 8 16 8 3 11 12 और 4 4268 हो जाएगा ये, 4268। अब आपको बोला है घड़ी आप खरीदे थे 3850 में। कहने का मतलब यह हुआ कि आप वस्तु को खरीदे 3850 में और बेचे कितना में, 4268 रुपए में। आपको लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 4268 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 3850। तो यहां से आप घटाइएगा तो 8 में से 0 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 418। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है। चलिए इसको थोड़ा गुना को एक बार फिर से देखते हैं। 4750 रुपये है, 4750 को अगर हम काटे 5 से, 5 9 45, बचा 2, 5 25, यहाँ गलती हो गया है। 95 बार में ये कटेगा, 95 गुना 44, तो 5 चौके 20 और 9 चौके 36, 2 38 और ये होगा 380। ये हो गया 0 8 8 3 11 3 1 4, 4180। तो यहाँ जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 4180। गुना कीजिएगा 4180 रुपये। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को घटा लेंगे।
तो 4180 में से अगर हम 3550 को घटा ले तो 0, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ 330 रुपये। तो आपको लाभ पूछा गया है, उसका लाभ कितना होगा, केवल लाभ पूछा गया, तो लाभ हो गया 330 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, उस साधारण ब्याज की दर क्या है जिस पर एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एक राशि 5 वर्ष में क्या हो गई, दोगुनी हो गई। तो इसको बनाने का एक साधारण तरीका है, एक फॉर्मूला है, R इंटू टी इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1। R इंटू टी इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1। R से रेट, रेट मतलब दर, T से टाइम, समय, 100 इंटू n, n का मतलब क्या होगा, n का मतलब हम मानेंगे कितना गुना हो रहा है। अगर यहाँ 2 गुना हो रहा है तो n का वैल्यू कितना ले लेंगे, n का वैल्यू 2। अगर 3 गुना होता तो n का वैल्यू कितना लेते, 3। अगर 5 गुना होता तो n का वैल्यू 5। अब देखिए सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, ब्याज की दर पूछी जा रही है, यानी रेट पूछी जा रही है, टाइम 5 वर्ष दिया हुआ है, इंटू 100, n का वैल्यू 2 गुना हो रहा है तो 2 माइनस 1। तो यहाँ से अगर रेट निकालिएगा तो 100 इंटू 2 माइनस 1, तो 1 होगा 100 गुना 100, और इस 5 को अगर इस तरफ ले आए तो 5 भाग में, तो रेट कितना होगा, 20%। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 20%। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या है, R इंटू टी इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक काम को अकेले 6 दिन में, एक काम को ए होगा भाई, एक काम को ए अकेले 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर 3200 रुपए में इस काम को करने का जिम्मा लेता है। सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी को कितना भुगतान दिया जाएगा। यानी आपको बोल रहा है कि ए अकेला जो है 6 दिन में काम करेगा, बी अकेला 8 दिन में काम करेगा, और ए और बी को इसके लिए 3200 रुपये मिला। लेकिन एक व्यक्ति सी भी आ गया और सी के सहयोग से, यानी सी के साथ मिलकर, कौन कौन, ए और बी। तो सी के साथ मिलकर ए और बी का अर्थ क्या हुआ, सी के साथ ए मिलकर ए और बी का अर्थ यह हुआ कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, 3 दिन में कर लेगा। तो आपको पूछा गया सी का हिस्सा बताइए। देखिए ए अकेला काम कर रहा है 6 दिन में, बी अकेला कर रहा है 8 दिन में, और सी के सहयोग से, सी के सहयोग से कौन, ए और बी। तो इस बात का मतलब हुआ कि तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 3 दिन में कर रहा है। तो यहां से हम क्या करें, एलसीएम ले ले, और एलसीएम आएगा 6, 8 और 3 है, 24 आ जाएगा। ये जो एलसीएम 24 आया, ये हमारा क्या है, कुल काम। तो 24/6, 4, 24/8, 3, 24/3, 8। ये जो आया ये हमारा क्या आया, ये इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता आ गया। अब हमारे पास कुल काम है और कार्य क्षमता है। हमें पूछा गया है कि बताइए सी को कितना भुगतान किया जाएगा। देखिए सवाल में ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बोला जाए कि कोई व्यक्ति है, ए बी और सी 3 व्यक्ति है, तीनों अगर एक साथ काम करना शुरू किया, या फिर तीनों अगर साथ मिलकर काम को खत्म करेगा ना, या तो तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करे या तीनों साथ मिलकर काम को खत्म करे, तो जो अनुपात उसके कार्य क्षमता का होगा वही अनुपात उसके पैसे का भी होगा, वही अनुपात उसका क्या होगा, मजदूरी बोल सकता है, पैसा बोल सकता है, जो भी होगा। जिस अनुपात में तीनों का कार्य क्षमता होगा उसी अनुपात में तीनों को पैसा भी मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो काम साथ में शुरू करना चाहिए या काम साथ मिलकर खत्म करना चाहिए। तो यहाँ जो आपको बोला गया सी के सहयोग से काम को 3 दिन में पूरा कर दिया, तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि तीनों मिलकर काम 3 दिन में पूरा कर दिया। आपको ये सवाल में बोल दिया गया है कि तीनों साथ मिलकर काम को 3 दिन में खत्म करेगा। तो यहां से हम समझ गए कि अगर तीनों साथ मिलकर काम को खत्म कर रहा है तो जो इसके कार्य क्षमता का अनुपात होगा ना वही इसका। अब यहां से देखिए जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा उसी अनुपात में पैसे का भी बंटवारा होगा, लेकिन आपको यहाँ सी का कार्य क्षमता पहले निकालना है।
तो सी का कार्य क्षमता, ए बी और सी तीनों का कार्य क्षमता कितना है 8, यानी ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन कितना काम करेगा 8 यूनिट काम करेगा, जिसमें ए अकेला कितना कर रहा है 4, बी अकेला कर रहा है 3, तो ए और बी मिलकर कितना कर रहा है 4 + 3 7, और तीनों मिलकर 8 कर रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर ए और बी मिलकर 7 यूनिट काम किया और तीनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब सी जो है अकेला 1 यूनिट काम करेगा। तो सी की कार्य क्षमता यहां से कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, और इसी हिसाब से इस पैसे को भी बांटा जाएगा। जो 3200 रुपए मिला है इसी अनुपात में 3200 रुपए को भी बांटा जाएगा। तो यहाँ देखिए कि अगर तीनों का हम यहाँ पैसा देखें तो 4 3 7 1 8 यूनिट, 8 यूनिट तीनों को मिलाकर मिला है, और सवाल में 3200 रुपए दिया हुआ है। जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है उससे हम लोग भाग करते हैं। तो 3200 रुपए टोटल जो पैसा है वो तीनों को दिया गया है, तो 3200 रुपए में किससे भाग कर दीजिएगा 8 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि ये टोटल वैल्यू का यहाँ देखिए 4 3 7 1 8 टोटल वैल्यू 8 यूनिट यहाँ तीनों के में बांटा गया है, और सवाल में 3200 रुपए बांटा गया है। तो 3200 में भाग किससे 8 से, जिसका वैल्यू निकालना उससे गुणा कर दीजिए, वैल्यू निकालना सी का, गुणा कर दीजिए सी से, 8 चौके 32 400 रुपए। तो सी को कितना मिलेगा 400 रुपए मिलेगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, आप पूछ सकते हैं कि 3200 रुपए तो ए और बी को ही मिला है, तो तीनों को कैसे मिला। तो आगे जब पढ़िएगा तो बोला है सी के सहयोग से 3 दिन में ही कंप्लीट कर लिया है। 2 व्यक्ति था, दोनों 3200 रुपया में काम करने को राजी हुआ, लेकिन एक और व्यक्ति को बुला लिया गया सी को, और सी के सहयोग से काम 3 दिन में ही कर दिया। तो वही 3200 रुपया में से सी को भी देगा ना कुछ हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना होगा 1 यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि सी का कार्य क्षमता 1 है। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालिएगा तो 3200/8 गुना 1, जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग और जिसका वैल्यू निकालना उससे गुना। तो यहाँ से आ जाएगा सी को कितना मिलेगा 400 रुपये मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि x + y का होल स्क्वायर माइनस XY बराबर 0 है तो x³ - y³ डिवाइडेड बाय x - y का मान क्या होगा। x + y का होल स्क्वायर माइनस XY, तो इसको अगर आप ब्रेक कीजिएगा तोड़िएगा तो x + y का होल स्क्वायर माइनस XY बराबर क्या दिया हुआ 0। तो x + y का होल स्क्वायर क्या होगा x² + y² प्लस 2 × x × y माइनस XY बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से x² + y² प्लस XY, इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। और आपको बोला गया है कि x³ - y³ डिवाइडेड बाय x - y का वैल्यू निकालना। x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होगा x - y इंटू x² + y² प्लस XY, ये फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय x - y। अब देखिए x - y से x - y कैंसिल हो गया, बचा ये, और इसका वैल्यू देखिए यहाँ कितना निकला 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x² + y² प्लस XY का वैल्यू यहाँ 0 है, इसका वैल्यू यहाँ 0 पुट कीजिएगा, x - y तो कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू है 0, यानी x³ - y³ डिवाइडेड बाय x - y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। सवाल है यदि 2 sin 3x - 3 डिग्री बराबर tan 240 डिग्री है तो x का मान डिग्री में बताइए कितना होगा। 2 sin 3x + 3 डिग्री बराबर tan 240 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। देखिए 2 sin 3x - 3 डिग्री इक्वल टू दिया हुआ tan 240 डिग्री, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 sin 3x - 3 डिग्री इक्वल टू tan 240 को हम क्या लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा अगर लिखिएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो आप क्या लिख सकते हैं 2 sin 3x - 3 डिग्री बराबर √3,
अब इस 2 को अगर इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 3 डिग्री इक्वल टू √3/2। √3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो देखिए साइन 3x माइनस 3 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 3x माइनस 3 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 60। दोनों जगह साइन है, साइन कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 3x माइनस 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से 3x बराबर क्या होगा, -3 अगर उधर लेके जाइएगा तो 60 + 3 हो जाएगा 63। तो यहाँ से x अगर निकालिएगा तो ये होगा 63/3। 63/3 कितना होगा, 21 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। वैल्यू सबका याद रखिएगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60, साइन कॉस 10, इस तीनों का तो जरूर 90 तक का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 1 मीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, इसके कर्ण की लंबाई देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का लंबाई है सबसे छोटी भुजा की दोगुनी से 1 मीटर कम है। मान लीजिए सबसे छोटी भुजा AB है, परपेंडिकुलर है, इसको x मान ले, सबसे छोटी भुजा को क्या मान लिए, x। तो कर्ण क्या होगा, इसके दोगुना से 1 कम, यानी 2x - 1 होगा। और तीसरी भुजा, छोटी भुजा से 1 मीटर ज्यादा लंबी है, तीसरी भुजा क्या होगा, x + 1। अब x आधार और लंब में से आप किसी को भी मान सकते हैं, छोटी भुजा आधार और लंब में से किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो पूछा गया त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए कर्ण की लंबाई पूछी गई तो कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि लंब स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर 2x - 1 का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर हो गया प्लस ये a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर कीजिएगा एक ही, प्लस 2a × b, b की जगह एक ही है तो गुना कीजिएगा तो 2 × x, x ही रहेगा, 2x रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह 2x है तो 2a की जगह तो 2 × 2 4x × b, b 1 है तो 4x × 1 कीजिएगा तो 4x ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देखिए +1 + 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो +1 और +1 बराबर के इस तरफ उस तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इस 1 को उधर ले जाएगा तो -1 होगा, तो +1 - 1 0, तो +1 - 1 को क्या कर दिए कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, प्लस में क्या है 2x बराबर 4x स्क्वायर, माइनस में क्या है 4x। अब x स्क्वायर को एक तरफ लेके जाइए, अगर 2x स्क्वायर को उधर लेके जाइएगा और -4x को इधर लाइएगा तो -4x इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, प्लस 2x इधर बचा, इधर 4x स्क्वायर, अब -2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x स्क्वायर उधर गया, तो इधर देखिए 2x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4 2 6x, x स्क्वायर से x कैंसिल, 2 से काटिएगा 3 बार में तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, और x का वैल्यू 3 आ गया। आपको पूछा गया कर्ण की लंबाई, अगर आपको सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछा जाता तो आंसर होता 3, लेकिन कर्ण पूछा है, कर्ण आप कितना माने हैं 2x - 1, तो 2 × 3 - 1, 2 तिया 6 - 1 कितना हो गया 5, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी 5 मीटर होगी। अब देखिए इस सवाल को हम चाहे तो दूसरे तरीके से आसानी से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपको बस ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते और वहां से चेक कर लेते, अगर सेटिस्फाई होता तो आंसर हो जाता। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ट्रिपलेट से इसको देखें,
हमें पता है कि 3, 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। पहले तो हम भुजा यहाँ निकाल लिए कि सबसे छोटी भुजा को x माने, कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 गुना से 1 कम है तो 2x - 1, और जो सबसे छोटी भुजा से तीसरी भुजा जो होगी वो 1 अधिक है तो x + 1। तो यहाँ से तीनों भुजा तो निकल गया। अब देखिए हमें पता है कि 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होता है। 3, 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है तो तीसरी भुजा 5 ही होगी। यानी अगर 3 और 4 यदि लंब और आधार है तो कर्ण 5 ही होगा। तो इसमें सबसे छोटी भुजा क्या है, 3। अगर हम x के जगह 3 पुट करके देखें तो क्या 3, 4 और 5 आएगा। तो देखिए x के जगह अगर आप 3 रखिएगा तो यहाँ 3 + 1 4, यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ 3 रखिएगा तो 3 दूना 6 में से 1 कितना हो गया 5, और ये 3। अब देखिए 3, 4 और 5 ट्रिपलेट हो गया हमारा। यानी x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 3, x का वैल्यू 3 पे हमारा सेटिस्फाई कर जा रहा है तो कर्ण कितना आ गया 5। अगर आपको पता रहे ट्रिपलेट 3, 4 और 5 है, x का वैल्यू 3 रख के पुट कीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका, पहला तरीका से आप निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप कह सकते हैं कि x के वैल्यू 3 पे हमारा 3, 4 और 5 आ जा रहा है। 3, 4 और 5 क्या है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब एक भुजा 3, यदि लंब 3 आधार 4 तो कर्ण कितना होगा 5 ही होगा। तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी 5 मीटर ही होगी। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। एक भुजा 4 सेंटीमीटर कहने का मतलब या तो आयत की लंबाई आप 4 सेंटीमीटर मान लीजिए या चौड़ाई 4 सेंटीमीटर मान लीजिए। अगर आप लंबाई को 4 सेंटीमीटर मानिएगा तो आपको चौड़ाई निकालना है। आयत की एक भुजा यानी हम लंबाई को कितना मान ले 4 सेंटीमीटर मान ले, तो हमें पूछा गया बताइए चौड़ाई कितना होगा, दूसरी भुजा कितनी होगी। परिमाप दिया हुआ, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये कितना दिया हुआ 28। तो हम बोल सकते हैं 2 इंटू एल का वैल्यू यानी लंबाई को हम 4 मान लिए हैं, 4 प्लस बी बराबर कितना हो गया 28। तो 4 दूना 8, 8 प्लस 2b बराबर 28। तो 2b बराबर क्या होगा, इस 8 को इधर लाइएगा तो 28 माइनस 8 यानी कितना हो गया 20। b बराबर क्या होगा 20/2, 20/2 कितना हो गया 10। b मतलब चौड़ाई, चौड़ाई मतलब दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा 15 सवाल डिस्कस हो चुका है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।